मुझे एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि एग्जामिनेशन है यूपीएससी, फिर एचपीएस के बारे में, फिर साइमल्टेनियसली जब प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं आप, तो आपको आइडिया खुद लगने लग जाता है एग्जाम का। फेलियर देखने वाले ज्यादा बच्चे हैं, तो जो बच्चे फेलियर देखते हैं उनको किस तरह से दोबारा से ऊपर उठना चाहिए? तब मेरा एक ये रहता था कि अगर कोई भी मैं एग्जामिनेशन में फेल होता था, मेरे लिए एक मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स रहते थे। नहीं करनी चाहिए अब ये प्रिपरेशन? कुछ ऐसी फीलिंग आई? गवर्नमेंट में भी हर एक कैंडिडेट को सीट लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आपको भी सुनने में आता होगा कि हाँ यार, कोई ले दे के कुछ जॉब मिल जाती है, कुछ और हो जाता है, कुछ सेटिंग चलती है। हेलो रोहित, हेलो सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गेन्ड अ वेरी गुड रैंक। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपका थैंक एक यू सर। रैंक बना है, और आपकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं पे एक फेज तक पहुंच चुकी है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। रोहित, एक जो बेसिकली हमने सेशन प्लान किया है, वी जस्ट वांट कि जो हमारे हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको थोड़ा सा आपकी आपकी तरफ से कुछ इंसाइट्स दे पाए, कुछ मोटिवेट कर पाए कि किस तरह से हम प्रेपरेशन कर सकते हैं और कैसे अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो आपका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा बताओगे, आप कहाँ से हो और किस तरह की आपकी स्कूलिंग रही, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर बेसिकली मैं ऊना से बिलोंग करता हूँ, ओके। बट मेरे फादर एज सेक्रेटरीट में स्टार्टिंग में उन्होंने एज अ पीएन स्टार्ट किया था। करंटली ओके। वो एज अ सीनियर असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं। ओके, नाइस। तो मेरी सारी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन शिमला से हुई है, और मेरी ग्रेजुएशन है बीएससी मेडिकल से। ओके। एंड उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में मैंने डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके। तो हाँ जी सर, एंड उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो आपको मोटिवेट किसने किया कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए? व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर यू? सर स्टार्टिंग में जब लास्ट सेमेस्टर में था कॉलेज के, तो एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट मेरे एक भैया थे, वो नेबर, वो ओके। वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेने गए, तो उन्होंने मुझे एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि एग्जामिनेशन है यूपीएससी। तो देन मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, नेट पे सर्च किया कि क्या रूल है, यूपीएससी एग्जामिनेशन किस लिए है। तो उसके बाद हम्म। मेरे को एक डायरेक्शन मिली कि इस डायरेक्शन में स्टडी करनी चाहिए। फिर सिमिलरली 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई कंप्लीट। तो ठीक है। ग्रेजुएशन के टाइम पर ही कोविड 19 आया। तो कोविड ओके। 19 में देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह पूरा कोविड 19 को मैनेज किया, हम्म। कैसे हॉस्पिटलाइज कैंप बनाए, एक लिमिटेड रिसोर्सेज में काफी चीजें मैनेज की। तो जिस वजह से मुझे अट्रैक्शन हुई सिविल सर्विस की तरफ, और ज्यादा मैं डेडिकेटेडली इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। अच्छा, तो इस मतलब वजह से आपने मेरा, आपने प्रिपरेशन 2019 में शुरू कर दी थी? यस सर, लॉ कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर से थोड़ा थोड़ा ठीक स्टार्ट है। कर दिया था सर। तो आपने जो रोहित जी प्रेपरेशन शुरू की, अ, उसमें यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या फिर हिमाचल के लिए एक्सक्लूसिवली आप प्रिपेयर कर रहे थे? क्या उसमें क्या मतलब आपने रखा प्लान? यस सर। तो स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन यूपीएससी की स्टार्ट की। उस टाइम मुझे एचपीएस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, मैंने यूपीएससी जैसे सुना, मैं यूपीएससी की तरह स्टार्टिंग तैयारी शुरू कर दी। ठीक तो है। आफ्टर दैट धीरे धीरे, जैसे यूपीएससी में आपको बताया अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, हम्म। तो जब मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े हुए तो फिर मैं ऑल्टरनेट की तरफ देखा, तो मुझे एचपीएस के बारे में, फिर साइमल्टेनियसली जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आप, तो आपको आइडिया खुद लगने लग जाता है एग्जाम का। ठीक तो है। फिर मैं शिफ्ट हुआ एचपीएस की तरफ। फिर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर से मैं डेडिकेटेडली एचपीएस के लिए ही फोकस रहा, और ओके। लास्ट 3 ईयर से मैं कंटिन्यू मेंस लिख रहा हूँ। और दिस टाइम मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एचपीएस में। ठीक है। हाँ जी सर। तो आप एक 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 चीज है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2019, है ना? यस सर। और इतना लंबा टाइम जब हम प्रेपरेशन करते हैं, जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने भी बहुत ज्यादा टाइम इसकी प्रेपरेशन में भी दिया, अभी भी इसी में चीजों में हम लगे हुए हैं। तो एक ना मोटिवेशन का फैक्टर रहता है, कंसिस्टेंसी, मतलब लो तो फील होता ही है कई बार कि यार मेरे जो साथी थे वो कुछ अचीव कर चुके हैं और मैं अभी यहीं पे प्रेपरेशन स्टेज में हूँ, प्रेपरेटरी स्टेज में हूँ। क्योंकि आई नो कि जब आपने प्रेपरेशन शुरू की होगी, आपके फ्रेंड्स बने, उस फ्रेंड सर्कल में से भी काफी बच्चों का पेपर क्लियर हुआ होगा, है ना? तो आपको मतलब उस लो लो वाली फीलिंग से आप कैसे निकलते थे? मतलब
अगर हम कंक्लूड करें तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने प्रेपरेशन 2019 से शुरू की और आपको कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में आपने अपने नेबर जो आपके भैया थे उनसे एक मोटिवेशन या गाइडेंस जैसे भी हम बोल सकते हैं वो ली, और मोटिवेशन आपको मेनली फील हुआ कि कोविड के टाइम पे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, राइट? यस तो सर। वो लो टाइम आता है क्योंकि ना देखो, पास होने वाले तो देखो बहुत कम बच्चे हैं, चाहे वो यूपीएससी चाहे वो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, कोई भी है, लेकिन फेलियर देखने वाले ज्यादा बच्चे हैं। तो जो बच्चे फेलियर देखते हैं उनको किस तरह से दोबारा से ऊपर उठना चाहिए, कैसे उस लो वाला जो फेज है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज का आंसर बड़े अच्छे से दे सकते हो, आप उस फेज से निकले हो। यस सर। तो सर पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अकेडमिकली कि मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। कॉलेज में मेरे 70% मार्क्स या इस तरह के मार्क्स थे, तो अकेडमिकली ठीक मेरा है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। तो ओके। चैलेंजिंग था एक, जैसे एक जनरली मिथ होता है कि जो टॉपर्स है या इस हम्म एग्जामिनेशन के लिए कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मेरा मानना है हम्म कि अगर आप डेडिकेशन से कंटिन्यू कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन इवन यूपीएससी में भी आप सक्सेस हो सकते हैं। सर सेकेंडली सर, जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। सर मेरा एक ये रहता था कि अगर कोई भी मैं एग्जामिनेशन में फेल होता था, मेरे लिए एक मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स रहते थे। मैं हमेशा एक इमेजिन करता था अपने आप को एक सिचुएशन में कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरे एक्सपेंसेस का क्या होगा, किस तरह से मैं अपने को कहाँ स्टैंड करता हूँ। सर देन मोटिवेशन, अपने अंदर से फिर से मोटिवेशन आती थी कि एफर्ट तो करना पड़ेगा, चीजें तो सीखनी पड़ेगी। एक आपको लगातार अपने पेरेंट्स से आप देखिए, उनके स्ट्रगल देखिए। फॉर एग्जाम्पल अपनी मदर, मेरी मदर की बात है, तो खाना टाइमली प्रोवाइड करना है। पेरेंट्स है, पेरेंट्स हमारे साथ कंप्लीटली स्ट्रगल इस जर्नी में। हमारे साथ जितना स्ट्रगल हम करते हैं उतने हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं। पेरेंट्स भी करते हैं। हाँ जी सर। तो मैं उन अपने पेरेंट्स से ही मोटिवेशन डिराइव करता था कि किस तरह से उनकी जर्नी वो हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो अगर मैं, यही मानना है कि हर एक स्टूडेंट को मोटिवेशन अपने पेरेंट्स से। इसके अलावा आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, ये आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यों आप इस सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं। अगर तो आपका मोटिव पावर है या आप कोई और आपका ऐसे इससे रिलेटेड मोटिव है, तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। लेकिन अगर आप एक मोटिव से आप इस सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस आपकी मोटिवेशन कंसिस्टेंटली हाई रहेगी। और सेकंडली, अगर आप अपने पेरेंट्स को अपनी मोटिवेशन बनाए कि आप इमेजिन करके देखिए आपने आपके एक्सपेंसेस कहाँ से बियर होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे बीएससी, एक सिंपल बीएससी थी, तो स्किल्स भी बीएससी स्टूडेंट के लिए एक जॉब लेना बहुत टफ है प्राइवेट सेक्टर में। हम्म। तो सर सिमिलरली मेरे अभी सारे एक्सपेंसेस मेरे पेरेंट्स बियर कर रहे थे। तो सिमिलरली सेम सिचुएशंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रहती है कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंस भी है। तो सर यही मेरा एक मोटिवेशन का फैक्टर था कि मैं अपने को पेरेंट्स के साइड रख के देखता था कि मैं अभी उस लेवल पे पहुंच पाया हूँ, मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। अगर मुझे लगता था कि स्टेज पे कि अभी और मेहनत की जरूरत है, तो मैं और एफर्ट से उस चीज को सही करता था। इसके अलावा सर एक और मेरा मानना था कि अगर आप कभी फेलियर होते हैं, तो फर्स्ट ये एक्सेप्ट कीजिए फेलियर को, ना कि आप अच्छा। हार ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल हम्म हिंदी में मैं अलाइड में फेल हुआ, इससे पहले यूपीएससी के मेंस में हिंदी में फेल हुआ। तो मैंने बाहर इसलिए नहीं बोला कि हिंदी की मार्किंग है चाहे स्ट्रिक्ट है या और चीजें स्ट्रिक्ट है, बट मैंने उसको सीखा, मैंने हिंदी में ट्राई किया लगातार। जीएस से ज्यादा मैंने इस बार हिंदी के लिए पढ़ाई की थी। हम्म। तो और इस आज हिंदी क्लियर हुआ है। तो डेफिनेटली इंप्रूव चीजें होती है अगर आप टाइम और एफर्ट दें। तो सबसे फर्स्ट चीज है एक्सेप्टेंस। हाँ, अगर अगर बेसिकली हमने फेलियर को ही एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे लगता है फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये लगता रहेगा कि यार कुछ ना, आपने ना कई बार देखा भी होगा कि एक मजाक की बात है कि सर ना बीच में कुछ ना कुछ चलता है जी, हमारा तो हो जाना था पेपर, नहीं तो है ना, कुछ कमीशन के लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ मतलब ये आपको भी सुनने में आता होगा कि हाँ यार कोई ले दे के कुछ जॉब मिल जाती है, कुछ और हो जाता है, कुछ सेटिंग चलती है। तो मुझे लगता है कि वो लोग ना शायद, आपकी बड़ी अच्छी बात है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फेलियर वो होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई बंदा नहीं करता तो फिर वो उसी एक, जैसे हम बोलते हैं कि विशियस साइकिल है, फिर वो साइकिल में मुझे लगता है फंस जाता है। यस सर। सर तो एक लूप है आप, ये, लूप है। फीलिंग्स मीन्स लूप में ही आप रह जाएंगे जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक फर्स्ट बात चीज इम्प्रूवमेंट से पहले फर्स्ट चीज एक्सेप्टेंस। है, एक्सेप्टेंस। तो बहुत अच्छी ये आपने लाइन बोली कि इम्प्रूवमेंट से पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। यस सर। रोहित, आपको कभी मतलब ये नहीं लगा कि आपको किसी मतलब नहीं करनी चाहिए अभी ये प्रिपरेशन?
कुछ ऐसी फीलिंग आई, या फिर आपको यही था कि यार देखो मेरे पास कोई ऐसी एज सच आई एम नॉट हैविंग अ कोई स्किल तो मेरे पास बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं है, तो मुझे करना तो यही पड़ेगा आज नहीं तो कल? नहीं सर, मैं एक इस चीज को मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो सबको चाहिए, एक इनकम का मिनिमम सोर्स तो चाहिए। तो मैं इसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके देखता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में किन फील्ड्स में आपको जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट में भी हर एक कैंडिडेट को सीट लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। सर, तो सर सेकेंडली आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप ब्रिज कोर्सेज कर सकते हैं ताकि आप प्राइवेट सेक्टर के लिए रेडी रहें, जैसे डाटा एनालिटिक्स। इसके अलावा सर थर्ड सेक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके जैसे हम फोर कैपिटल पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं इन इस क्राइटेरिया पे डिवाइड करके देखता हूँ, तो मैं अपने को थर्ड कैटेगरी कैटेगरी में रखता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी थी अपने लिए, अराउंड 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट की। तो ओके। मेरे पास एक माइंड में प्लान क्लियर था सेकंड, जो मैंने इतने साल से स्टडी की थी। मैंने उस बेसिस पे एक डेयरी फार्म का प्लान मैंने तैयार रेडी रखा था अपने अच्छा। लिए। लेकिन मेरा सजेशन सर सबके लिए है कि इस प्रेपरेशन में आपके साथ प्लान भी होना चाहिए। अगर आप तो एंटरप्रेन्योर साइड नहीं जा सकते, आप स्किल बिल्डअप कीजिए। स्किल बिल्डअप नहीं कर सकते, आप अपनी इंग्लिश और मैथ्स को इम्प्रूव करिए ताकि आप इसके साथ बैंकिंग, एसएससी एग्जाम्स को भी टारगेट कर सके। रोहित, आपने ना आपने एक एक क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया। आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि प्लान बी ना, कहीं देखो कई लोग तो बोलते हैं कि जी प्लान बी जब आपने चूज कर लिया तो कहीं ना कहीं पे गलत हो जाएगी चीज, है ना? कई लोग तो ये बोलते हैं कि यार भी आपने प्लान बी रख लिया हुआ है तो इट इज नॉट गुड कि अगर आप प्लान बी के साथ में जाओगे। और जैसे आपने बोला कि यार प्लान बी बड़ा होना जरूरी है, कि नहीं तो आप लो फेज में चले जाओगे। तो आप मैं यही पूछने वाला था आपसे कि भी प्लान बी कितना का आपको, कितने परसेंट आपको लगता है कि हर एक, और कब प्लान बी? देखो एक तो चीज होती है कि आपने अभी प्रेपरेशन शुरू की है, तो आप साथ के साथ में प्लान भी बनाना शुरू कर दोगे, या फिर आप एक दो अटेम्प्ट देखोगे? मतलब आप आपकी क्या इसमें, आपका क्या टेक है कि आपको क्या लगता है एक दो साल हमें पहले देखना चाहिए, एक अटेम्प्ट दे दिया, दो अटेम्प्ट दे दिए, उसके बाद वी शुड थिंक अबाउट द प्लान बी, और स्टार्टिंग से ही हमें एक बार सोचना चाहिए कि यार अगर मेरा पेपर नहीं हो तो व्हाट शुड आई डू? यस सर। सर मेरा मानना है कि स्टार्टिंग के डेडिकेटली 2 से 3 साल आप एक एग्जाम को दे सकते हैं, कि जिसमें आप अपने नोट्स मेकिंग भी खुद से होनी चाहिए, जो ओके। आपके लिए बाद में हेल्प करेंगे कंटिन्यूअसली। इवन आपका ऑप्शनल तैयार करने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने रेगुलर सब्जेक्ट से ऑप्शनल शिफ्ट करते हैं, तो हम्म। उसमें भी टाइम लगता है। तो 2 से 3 साल मिनिमम देने चाहिए। और इसके साथ जैसे जैसे सी सेट टफ होता जा रहा है, सिमिलरली मेंस में भी इंग्लिश क्वालिफाई भी है, तो सी सेट और इंग्लिश को स्पेसिफिकली थोड़ा सा टाइम देके आप एक फील्ड अपने लिए ओपन करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए, अदर पेपर्स के लिए। लाइक हम सब प्रिपरेशन जीएस तो हम सबका स्ट्रांग रहता है जो प्रिपरेशन फेज में है, जो प्रीलिम्स की प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन सी सेट और मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ा सा वीक रहता है, जिस वजह से बैंकिंग और अदर सेक्टर्स में थोड़ा लो रह जाता है। मेरा मानना है कि साइड बाय साइड आप एक एक आवर इन 2 सब्जेक्ट्स को दीजिए रेगुलर, ताकि आप और फील्ड्स भी ओपन कर पाए। और 2-3 साल बाद आप जिस सब्जेक्ट में आपका ऑप्शन उसमें पीजी जरूर कर लीजिए, ताकि सेट और नेट का भी प्रेपरेशन हो। सेकंड सर, आपका क्वेश्चन था कि प्लान बी कितना ज्यादा जरूरी है, उससे भटकते हैं। सर मेरा मानना है कि प्लान बी आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तैयारी करने के बीच में। आपके पास अगर एक प्लान बी है, आप पहले से सोच के रखा है कि अगर ये नहीं है तो मेरे पास स्किल्स है, मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकता हूँ, या मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मेरे पास, कुछ मैंने प्रिपेयर कर रखा है, तो आपके पास एक स्टेबिलिटी रहती है। आप तैयारी को कंसिस्टेंट एफर्ट दे सकते हैं। आप कभी भी लो फेज में नहीं जाते कि मेरे पास बैकअप में कुछ है ही नहीं, मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा। ये सर। तो आपने आपने कब प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया? आफ्टर वन और टू अटेम्प्ट्स, या फिर आफ्टर थ्री अटेम्प्ट्स? आप अपने बारे में अगर बताओगे। सर एज मैं कंप्लीटली सेल्फ स्टडी किया है, कहीं से कोई कोचिंग नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा चीजें समझने के लिए। मैंने धीरे धीरे खुद से सब चीजें की। तो जैसे जैसे मुझे समझ आने लगी सब्जेक्ट्स की, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब चीजें मैंने समझी खुद से। तो थोड़ा सा इसमें टाइम थोड़ा मुझे ज्यादा लगा। तो जब एक बार समझा तो मैं अपने एरिया को समझ पाया, मैंने गवर्नमेंट की स्कीम समझी। तो उसके बाद मुझे जैसे जैसे लगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एमएसपी भी अनाउंस किया मिल्क पर। इसके अलावा मेरे पास, जैसे मैंने अपने एरिया ज्योग्राफी कहा, तो मेरे घर के नजदीक ही नेस्ले का प्लांट है, वेका का प्लांट है, तो मैं मिल्क सप्लाई वहां कर सकता था अगर मेरे पास एक अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट है। तो जैसे आप सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज होती है, आप उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए उस सब्जेक्ट को, तो उसके बाद आपको प्लान अंडरस्टैंड करने में समझ आएगा। सिर्फ ये जो आप समझ रहे हैं नॉलेज, ये सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे नहीं, इसको रियल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको चीजें और अपॉर्चुनिटीज दिखेगी।
सिमिलरली सर हर एक कैंडिडेट के लिए हर एरिया वाइज कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका ऑप्शनल कौन सा था? सर जूलॉजी। जूलॉजी। जूलॉजी ऑप्शनल ही क्यों आपने चूज किया, मतलब व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड द जूलॉजी? यस सर सर जैसे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो यूपीएससी में मैंने लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन स्टार्टिंग से पेपर्स निकाले थे। तो जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मार्क्स अच्छे आ रहे थे कंसिस्टेंटली उस टाइम, और उस टाइम मतलब यूपीएससी में? यूपीएससी। यस सर। सो मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यूसली जूलॉजी की, और मेरा बैकग्राउंड भी जूलॉजी था, मैंने कॉलेज में भी 3 साल जूलॉजी पढ़ा है, तो मुझे उससे ओके। थोड़ी फैमिलियरिटी थी। तो इसलिए इस वजह से मैंने थोड़ा जूलॉजी उस टाइम रखा यूपीएससी के लिए। फिर जैसे जैसे यूपीएससी का सिलेबस कवर होता गया, फिर जब मैंने शिफ्ट किया एचपीएस के लिए, तो हम्म। मेजर पोर्शन जो यूपीएससी और एचपीएस में था वो सेम था। तो इसलिए मैंने फिर इसी के साथ कंटिन्यू करना शुरू किया, और जो एडिशनल टॉपिक्स थे एचपीएस में उनको उनके ऊपर थोड़ा टाइम दिया और इन्वेस्ट किया, और डायग्राम्स कंटिन्यूअसली सेपरेटली एक कॉपी लगाई, उनके ऊपर डायग्राम्स ड्रॉ किए, और ताकि वो रियल एग्जामिनेशन से पहले मैं रिवाइज कर पाऊँ। यस सर। ओके। तो आपको यूपीएससी में आपने मेंस लिखा? यस सर। यूपीएससी में जब आपने मेंस लिखा तो जूलॉजी ने आपको अच्छे मार्क्स दिए या कैसे? यस सर सर जूलॉजी ऑप्शनल एक बहुत ही मीन्स मेरे लिए हैंडी रहा। अराउंड में 260 के अराउंड ऑप्शनल में मैंने ओके। मार्क्स जूलॉजी में वहां लिए। बट जैसे मैंने यहाँ एचपीएस में शिफ्ट किया, तो यहाँ पर डिक्लाइन ही बहुत हो गया जूलॉजी में स्टार्टिंग में। तो भी मेरे लास्ट ईयर भी जूलॉजी में यहाँ 96 मार्क्स थे ऑप्शनल में, आउट ऑफ ओके। 200। ओके। तो दिस ईयर भी मेरा ऐसा था कि अगर जूलॉजी में मार्क्स नहीं आएंगे तो मे बी मैं ऑप्शन शायद चेंज कर लेता इस साल। ठीक है। बट फॉर्चुनेटली इस साल में भी शायद यूपीए जूलॉजी में मार्क्स अच्छे मिले हैं। और थोड़ा एग्जाम भी मैंने इस बार स्ट्रेटेजी चेंज की थी जूलॉजी की कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो मे भी शायद वो सब चीजें बेनिफिट हुआ मेरे लिए। अच्छा, अगर जूलॉजी किसी बच्चे ने करना हो, सपोज फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हिमाचल से है एंड दे वांट टू प्रिपेयर देयर ऑप्शनल एज जूलॉजी, तो आप हेल्प कर सकते हो हमें? बुक लिस्ट कुछ बता पाओगे तो हम उसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप हमें बता देना, हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ताकि बच्चों को थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में, कुछ नोट्स के बारे में, या फिर जो टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ से लगानी चाहिए कहाँ से नहीं लगानी चाहिए, जब भी जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होगी यूट्यूब के ऊपर तो हम उसको टेलीग्राम के ऊपर भी डाल देंगे, सो दैट के बच्चों को एक पता लग जाए कि जूलॉजी का ऑप्शनल है, और अगर किसी का बैकग्राउंड है तो वो प्रिपेयर कर भी सकते हैं, और रोहित की तरह वो अपना जो पेपर है वो क्लियर भी कर सकते हैं जूलॉजी के साथ में। ठीक है सर, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा सर। बिल्कुल। अच्छा, अगर जैसे आपने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन की, हिमाचल की भी प्रिपरेशन की है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की भी आपने प्रिपरेशन की है, सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? आपको कुछ डिफरेंस लगा दोनों की प्रिपरेशन में? मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो इंटेंट है दोनों पेपर का, जैसे आपने यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट दिए और उसके बाद हिमाचल के भी आप अटेम्प्ट दे रहे थे, तो दोनों के बीच का जो इंटेंट है उसमें आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है? बच्चों को अपनी प्रेपरेशन को चेंज करना चाहिए, या फिर जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, उनको अपनी अपनी प्रेपरेशन पे स्टिक होके हिमाचल का पेपर भी देना चाहिए, जो हिमाचल के बच्चे हैं हमारे? सर जैसे लास्ट 2 ईयर से इनका पैटर्न कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है मेंस का, तो ये नाउ ये लाइन मोर टुवर्ड्स यूपीएससी की तरह लाइन हो गया है। ठीक है। तो अब आप यूपीएससी की और एचपीएससी की प्रेपरेशन साथ साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। अर्लियर 4 मार्क्स 8 मार्क्स एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो अब नाउ शिफ्ट हो गया है कंप्लीटली लाइक यूपीएससी। तो ठीक है। अब उतना चैलेंजिंग नहीं है, और एचपी का वेटेज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है कंपेयर टू अर्लियर टाइम से। जो तो जीके है। यस सर, जो मेंस में आपका है वो कंपेरेटिवली, और उसको आप अगर आप प्रीलिम्स के लिए हिमाचल जीके अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हिमाचल जीके पे मिनिमम भी है तो भी आप उन हम्म। क्वेश्चंस को टैकल अच्छे से कर सकते हैं। और सिमिलरली ओके। सर, और जो क्वेश्चंस जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ अलाइंड है वो मोर ऑफ अब यूपीएससी लेवल के कमीशन ने कर दिया है। बट इन ठीक है। प्रीलिम्स लेवल, प्रीलिम्स में सब मोर स्टैटिक है। यहाँ पर आपको फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट आता है, तो आपको डेटा यहाँ क्रैम तो करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस रोज के रोज थोड़ा थोड़ा डाटा हर एक इकोनॉमिक सर्वे का। सर जैसे मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं हर एक इकोनॉमिक सर्वे का डाटा अपने हाथ से लिखूं, बार बार लिखूं, ताकि वो दिमाग में रिटेन रहे और जो मेरे ठीक है। प्रीलिम्स में मुझे हेल्प करे। तो ये ओके। स्ट्रेटेजी एक सब, और हिमाचल को जितना आप मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे उतनी ज्यादा चीजें हेल्प करेगी। मैंने हर एक टॉपिक को मैप्स के थ्रू पढ़ा है। मैप्स मैंने नेट से डाउनलोड किए, उनको प्रिंट कराया और उनको अपने हाथ से फिल किया।
तो ये सब मुझे प्रीलिम्स में बहुत हेल्प रहा, जिस वजह से मैं कंटिन्यू मेंस लिख पाया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। और सेम चीज मैंने इस साल अपने जीएस आंसर्स में भी फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सब इंक्लूड किए, तो शायद इन सब की चेंजेस की मार्क्स। वजह से शायद। यस सर। अच्छा, आपने हिमाचल के कितने अटेम्प्ट दिए थे इससे पहले, इंक्लूडिंग दिस अटेम्प्ट, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन? सर 4 अटेम्प्ट जिसमें 3 बार मेंस लिखे सर। अच्छा, तो मतलब आपका 3 बार प्री आपने क्लियर किया है, राइट? यस सर। तो उसको क्लियर करने का जो आप अभी एजेंडा बता रहे थे, जो भी बच्चे बेसिकली वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रोहित ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने प्री क्लियर करना है तो उसका जो इंटेंट है वो मेंस वाला ही, मेंस के टाइप का ही होना चाहिए कि जितना आप मैप्स के थ्रू पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर है, तो आपको स्टैट उनका जो डेटा है वो याद रहेगा, राइट? यस सर। और वो हेल्प भी करेगा, फिर उसके बाद में हमारी मेंस में भी हेल्प करेगा। यस सर। अच्छा, एक सर और एक और चीज क्वेश्चन। ऐड करना हाँ जी, हाँ जी, करना प्लीज। चाहूंगा कि मेंस के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी पढ़ा था, जिसकी मैंने इंट्रो और कंक्लूजन हर चैप्टर के पढ़े थे, जो ओके। मुझे मेंस में डायरेक्टली हेल्प भी करा सर जिसने। ये भी एक ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो उसका इंट्रो और कंक्लूजन आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, और यस फिर सर। हम उसको जितना आंसर्स में इनकनकेट करते हैं वो हमें उतने बेटर मार्क्स दिला के जाते हैं। यस सर। अच्छा, अगर आपसे एक बड़ी कुछ कम शब्दों में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भी आपने ऐसा क्या किया जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था हिमाचल के, जब आपका मेंस नहीं क्लियर हुआ, या आपका मेंस क्लियर हुआ लास्ट टाइम? नहीं सर, नहीं, फर्स्ट टाइम। हमारा लास्ट टाइम मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार हमारा मेंस क्लियर हुआ है, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? आपको क्या लगता है कि जो गलतियां पहले कर रहे थे इस बार नहीं की, वो गलतियां कौन कौन सी होंगी जो आपने आइडेंटिफाई की, और अगर बच्चों को पता चले तो वो अपना पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में या जो भी उनका अटेम्प्ट है उसमें क्लियर कर पाए। सर सर जैसे मैंने ट्यूशन में अपने लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन चेक किए थे, ठीक तो है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे एग्जाम पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, और एग्जामिनर डेफिनेटली उसको पढ़ते हुए बोर हो रहा होगा। हम्म। और कंप्लीटली पढ़ना भी टफ था, क्योंकि मैं पॉइंट्स में तो लिखता था बट बहुत क्लोज क्लोज टाइट टाइट, उसमें कोई वैरायटी नहीं आ रही थी, हर क्वेश्चन सेम तरह से। तो इस साल मैंने एक चेंज किया था कि मैंने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, क्वेश्चन में जहां हो सके पॉसिबल वहां मैंने इंट्रोड्यूस किए थे इस साल। जैसे एक क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म पे, तो ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ किया, जिसमें मैंने सस्टेनेबल टूरिज्म में ग्रीन टूरिज्म एक सब पार्ट शो कर दिया, और उसको एक बॉक्स के अंदर एंक्लोज कर दिया। थोड़े से वैरायटी हर क्वेश्चन में जहां पॉसिबल हो सके मैंने वहां लाने की कोशिश की थी। तो मैं भी सर ये शायद हेल्पफुल किया हो। इसके अलावा एचपी का डेटा मैंने हर क्वेश्चन में ट्राई किया कि मैं एचपी से रिलेटेड डेटा कुछ ऐड करूँ, एग्जाम्पल्स कुछ ऐड कर पाऊँ। ठीक है। तो मतलब यस सर। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम और इस वाले अटेम्प्ट में, हमारे मेंस के अटेम्प्ट में एक मेजर डिफरेंस जो रहा कि एक तो हमने डेटा इंक्लूड किया हिमाचल प्रदेश से, जो भी रिलेटेड डेटा था, मतलब करंट अफेयर्स का जो भी डेटा या फैक्ट्स आए और कोई यस रिपोर्ट आ सर। गई वो आपने इंक्लूड कर दी, और सेकेंडली फ्लो चार्ट और जो बाकी हब एंड स्पोक मेथड है वो मुझे लगता है आपने ज्यादा यूज किया, जिससे हमारे जो यस मार्क्स सर। है वो इंक्रीज हो गए। यस सर। सो द बेसिक एजेंडा, इसके जो इवेल्युएटर है उसको थोड़ा सा हमें सिंपल शब्दों में बताना है ताकि वो कम टाइम में हमारा इवेल्युएट कर पाए और बोर ना हो, और अच्छे तरीके से जो पेपर है वो हो जाए। यस सर। सर बेसिक आइडिया मैंने यही इस बार रखा था, क्योंकि जब मुझे खुद ये फील हो रहा था कि ये पेपर पढ़ने में बहुत बल्कि लग रहा है, तो फिर डेफिनेटली एग्जामिनर को भी फील हो रहा होगा, तो अगर हमें इसलिए खुद मैंने ये लग रहा है तो थोड़ा। डेफिनेटली लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही यस आप। सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ हिमाचल प्रदेश का, और आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और मैं अपना अटेम्प्ट देना चाहता हूँ 2025 में, जैसे नोटिफिकेशन जिस तरह से आता है 2026 में, वेरी सॉरी, अभी अभी नया साल आया है, तो अगर वो अटेम्प्ट मैंने देना है तो हाउ शुड आई प्रिपेयर? मैं सिर्फ हिमाचल के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, मतलब मैं हिमाचल का ही पेपर देना चाह रहा हूँ, या फिर दोनों पेपर देना चाह रहा हूँ, यूपीएससी भी हिमाचल भी, तो कोई टिप्स कोई आप दे पाओ कि क्या नहीं करना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो जल्दी से जल्दी अपना जो पेपर है वो क्लियर कर पाए, जो आपको लगता है कि जिससे आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया या फिर आपका ज्यादा टाइम लग गया, आप क्या थोड़ा अगर इंसाइट दे पाओ इस चीज पे? यस सर। सर पहले रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखने, रिसोर्सेज वाइड नहीं है, मैंने बहुत रिसोर्सेज फॉलो किया, अलग अलग जगह पढ़ा। हम्म। सेकेंडली पढ़ने से ज्यादा है प्रैक्टिस। आप ओके। जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, आंसर लिखेंगे, उतनी चीजें इंप्रूव होगी।
मैं पढ़ता ज्यादा था सर, मुझे पर्सनली फील होता था, और प्रैक्टिस कम थी, जिस वजह से थोड़ा टाइम लगा चीजों में। मेनली आंसर राइटिंग में मैंने बहुत वाइड सोर्सेज फॉलो किए, बहुत चीजें पढ़ी, और लिखा कम। लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने अपने सोर्सेज लिमिटेड कर दिए और लिखना ज्यादा शुरू किया। मे भी जिसने भी एक इम्पैक्ट डाला कि मेरे एग्जाम भी टाइमली कंप्लीट हुए। और ये चेंजेस, और ये मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, लेकिन उनको ही बार बार रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, चीजें उतनी आपके दिमाग में रिटेन रहेगी। ओके, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज और ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी है। यस और सर। आप कितना सुजेस्ट करते हो कि सारी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है? सर एनसीईआरटी वैसे तो बेस तो बिल्ड करती है, ठीक है। बट ग्रेजुअली अगर आप जैसे हर एक सब्जेक्ट की ज्योग्राफी है, तो स्टार्टिंग 6 से लेके एनसीईआरटी 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11th और 12th को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपका सारा कवर हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली हमने सर। आपसे एक 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 बच्चों को टिप दे दी कि भी अगर आपने ज्योग्राफी के एक बार 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसको फिर आप साइडलाइन कर सकते हो और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसी से आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। और यस सर। हिस्ट्री के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? हिस्ट्री के लिए हमें मतलब सारी एनसीईआरटीज अगेन या फिर कैसे, या कौन सी किताब आप सजेस्ट करना चाहते हो? सर हिस्ट्री के लिए एक तो पहले टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री की कंप्लीट टाइमलाइन आपके दिमाग में क्लियर हो, और ठीक है। उसको आप ड्रॉ कर पाओ अपने हाथ से, उस पूरी टाइमलाइन को उसमें फिट कर पाओ, हर एक इंसिडेंट इस हम्म। तरह से। और वो तो सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। एंशियंट हिस्ट्री जैसे कंपैरेटिवली हिमाचल प्रदेश में उतना उसका रोल नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री रिलेटिवली कम पढ़ी जाती है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर जैसे एक उसका पार्ट है हमारे मेंस का, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप स्पेसिफिकली नोट्स प्रिपेयर करिए खुद से। मैंने जैसे खुद किया था कि मैंने कोई बुक्स फॉलो नहीं की थी, बट मैंने अपने हैंड रिटन नोट से कम्प्लीटली आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक बनाए थे जो मेंस के लिए रेडी रहे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक टॉपिक एक पेज पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पेज पर। इस तरह से टॉपिक वाइज मैंने कम्प्लीटली क्लासिफाई किया था, ताकि मेरे लिए टाइम ना और बल्कि भी ना हो रिवाइज करना ओके। हिस्ट्री को। यस सर। और तो पॉलिटी? टाइमलाइन पॉलिटिकली सर लक्ष्मीकांत पाइबल सर, लक्ष्मीकांत पॉलिसी। बड़ी अच्छी किताब है। यस सर। बिल्कुल। गवर्नेंस भी आपने करंट अफेयर्स बेस्ड की या फिर कोई बुक उसके लिए फॉलो की, या उसके बीच में आपने फॉलो कर उसको कंप्लीट कर ली? तो गवर्नेंस के जो टॉपिक थे, मैं उसके लिए चैट जीपीटी की हेल्प ली थी। चैट जीपीटी की चैट हेल्प? जीपीटी। यस सर। चैट जीपीटी पे मेरा टॉपिक सर्च किए, रिलेटेड जो मुझे लगा कि इससे रिलेटेड टॉपिक्स और बन सकते हैं, मैंने उससे लिए। उसको मैंने वर्ड पे कॉपी पेस्ट किया, जिससे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए वहां से उसकी हेल्प से। ओके। और उसमें जो एडिशनल एग्जांपल्स है वो रियल लाइफ एग्जांपल न्यूज़पेपर या किसी साइट से उठा के उसमें इंक्लूड किए, ठीक है। जो रियल लाइफ में। इकोनॉमी, लास्टली अगर हम बात करें तो यही मेजर हमारे कोर सब्जेक्ट्स जो हैं। नहीं सर। सर इकोनॉमी के लिए एक प्रेपमेट इंस्टीट्यूट है, मैंने उनकी बुक्स फॉलो की थी। ओके। ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। तो उनकी बुक से मैंने इकोनॉमी की थी, और उनकी बुक्स में सिंपल लैंग्वेज में मुझे लगा कि वो सिंपल लैंग्वेज में और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो मैंने वहां से हेल्प ली थी। सो थैंक यू सो मच रोहित, और आपसे थैंक यू बात सर। करके बड़ा अच्छा लगा। आई होप के बच्चों जब ये वीडियो देखेंगे और उनका कुछ फायदा होगा। और जैसे एज वी डिस्कस्ड इन द वीडियो ऑल्सो कि अगर जूलॉजी किसी को चाहिए होएगा तो आप प्लीज हमारे साथ जो शेयर करेंगे तो वो हम टेलीग्राम के ऊपर डालेंगे कि अगर किसी ने जूलॉजी प्रिपेयर करना है तो कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन से नोट्स फॉलो करने चाहिए। और आई विश के आपका जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट हो और आप अच्छे से काम करें, हिमाचल प्रदेश को और अच्छा बनाएं और टूरिज्म को और इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच रोहित। आपका कोई थैंक यू लास्ट, सर। आपने कोई मैसेज देना हो बच्चों को? फिर लास्ट ये है कि जो फ्रेशर्स है, अगर वो इस एग्जामिनेशन में आए हैं, तो एक सोच समझ के आइए कि एक लंबी जर्नी है। इस जर्नी में ट्रांजिशन होगा। एक पर्सन जो आप कॉलेज के बाद है, वो पर्सन जब आप कंसिस्टेंटली तैयारी करेंगे तो एक डिफरेंट पर्सन होगा। और एक हम्म। लर्निंग के मोटिव से आइए एग्जामिनेशन, जितना आप लर्निंग के मोटिव से एग्जामिनेशन में आएंगे, आप नई चीजें सीखेंगे, उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। फॉर डूइंग ग्रेट।